Hello dear friends, you are most welcome at Study with PN Sharma. Dear friends, आज है डेट 5 जुलाई 2020 और हम डिस्कशन करेंगे दैनिक जागरण। तो आज के दिन दैनिक जागरण में कौन कौन सी न्यूज है हमारे डियर फ्रेंड्स जिनका हम डिस्कशन करेंगे। तो जो हमारे लिए यूपीएससी एंड स्टेट बीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज रहती है उन सभी का हम डिस्कशन करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी के जीवन में किसी न किसी गुरु का, वो माँ के रूप में हो सकता है, वो पिता के रूप में हो सकता है, वो आपकी स्कूल में हो सकता है, या फिर आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है जो आपको काफी कुछ अच्छी बातें सिखाता है, या आपका जो जीवन है उसको उसने बदलने में या फिर कहीं ना कहीं आपको कठिनाइयों से निकालने में किसी न किसी ने हेल्प की होगी, तो वो आपके गुरु का काम करता है। लाइफ में ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स कि केवल एक ही गुरु हो। कदम कदम पर हमारे कई गुरु होते हैं जो हमको अच्छी बातें सिखाते हैं। कोई अगर हमसे छोटा भी है, अगर वो अच्छी बात सिखाता है तो वो गुरु के टाइप में हमारे लिए काम करता है। गुरु की कोई डेफिनेशन नहीं होती। गुरु वही है माय डियर फ्रेंड जो हमारी जीवन को बदलने का काम करे, हमें कुछ नया सिखाने का काम करे, और हम भी किसी के लिए गुरु हो सकते हैं। इसीलिए इस पर्व को ज्ञान दूसरे के जीवन में उजाले के रूप में यहां पर प्रकाश करने के लिए और दूसरे के जीवन को बदलने के रूप में जाना जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं 5 जुलाई 2020। तो पेज नंबर फर्स्ट पर हम देखते हैं कि यहां पर हमारे लिए किसी काम का नहीं है। स्ट्रीट सीटर के किले पर चला बुलडोजर, कोई काम का नहीं। इतना सा याद रखना कि कोई भी व्यक्ति इंडिया में अगर कोई व्यक्ति स्ट्रीट सीटर बन रहा है तो वो बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं बनता है। यहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि राजनीतिक संरक्षण के बिना नहीं मिलता है। इसलिए राजनीतिक संरक्षण ना मिले किसी भी स्ट्रीट सीटर को, तब जाकर यहां काम ठीक होगा। अगेन यहां चलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि लद्दाख में सेना की एक और डिवीजन लगा दी गई है। आगे हम देखेंगे कि सेना में एक प्लाटून, एक डिवीजन, एक ब्रिगेड, ये कितने सैनिक होते हैं, इसके बारे में आपको अच्छे से हम बताएंगे, इसके बारे में अच्छे से हम डिस्कशन करेंगे। और यहां पर एलएसी के आसपास क्या प्रॉब्लम है, ये प्रीवियस लेक्चर्स में हमने काफी अच्छे से डिस्कशन किया था माय डियर फ्रेंड्स। अगेन आज एक बार इसको अच्छे से डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी। यहां पर विश्व स्तरीय मानदंडों के अनुसार अनुरूप होगी कोरोना वैक्सीन। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने यह कहा है कि हमारी जो कोरोना वैक्सीन जो हम बना रहे हैं, कल हमने इसके ऊपर बात की थी। अगेन आज हम थोड़ा सा बात करेंगे कि वैक्सीन क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स, एंड लद्दाख वाला, ये दोनों पॉइंट हम स्लाइड से समझेंगे। और यहां पर ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है, कोई काम का न्यूज नहीं है। जस्ट ये है कि चीन ने नहीं, डब्ल्यूएचओ ने सबसे पहले दी थी कोरोना वायरस की सूचना, जबकि पहले डब्ल्यूएचओ खुद ही बोल रहा था कि चाइना ने सबसे पहले सूचना दी। तो कहीं ना कहीं डब्ल्यूएचओ की जो कोरोना वायरस को लेकर जो रोकने का एक उसकी जिम्मेदारी थी, उससे कहीं ना कहीं पीछे हटी है, उतने अच्छे से उसने जिम्मेदारी नहीं निभाई है। तो डियर फ्रेंड्स, यहां जो दो न्यूज है, एक वैक्सीन आईसीएमआर उसने क्या कहा है, और लद्दाख वाला ये प्रॉब्लम, ये दोनों न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों न्यूज को हम समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज दैनिक जागरण एनालिसिस ऑन स्लाइड। तो डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम स्लाइड पर। यहां पर देखना, यहां पर पूरा मामला क्या है कि आईसीएमआर क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये आप सब जानते हो। इसका मेन काम क्या रहता है कि जितना भी हमारा मेडिकल कॉलेज रहता है, कोई भी मेडिकल कॉलेजेस से संबंधित या मेडिकल से संबंधित कोई भी रेगुलेशंस बनाने रहते हैं, तो ये काम करता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर। जैसे आप एग्रीकल्चर में पढ़ोगे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसी तरह हमारे यहाँ क्या था, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसके द्वारा ये कहा गया था कि 15 अगस्त तक हम क्या करेंगे, एक कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाएंगे, और उसका नाम था कोवैक्सीन। मीन्स यहाँ को मतलब कोरोना वायरस और वैक्सीन का मतलब VACCIN, जिसको वैक्सीन बोलते हैं। तो वैक्सीन क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स, वैक्सीन में क्या हो कि यहां पर कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस उसका क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, उसके अंदर यहां रहता है आरएनए। तो इस आरएनए को हम यहां से क्या कर देते हैं, यहां पर ये जो वायरस है अगर ये किसी के शरीर में एंटर करता है तो क्या करता है कि हमने पहले भी देखा था कि उस सेल में क्या करता है, अपनी कॉपीज बढ़ाता है, उसको उस सेल में अपनी नंबर ऑफ कॉपी बढ़ाता है, मीन्स अपना प्रजनन करता है। और जब बहुत ज्यादा हो जाती है संख्या, तो इस सेल को, हमारी सेल को तोड़ के निकल जाता है। अब जितने कोरोना वायरस नए बने, सब एक एक सेल को हमारे क्षतिग्रस्त करेंगे, आगे एक एक सेल पर अटैक करेंगे। तो इस टाइप से क्या करेंगे, यह हमारे शरीर में धीरे धीरे सेल्स को खत्म करते हैं,
वो सेल्स हमारी प्रतिरक्षा की हो सकती है, तो उसको खत्म करने से धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, व्यक्ति जो रहता है उसकी मृत्यु हो जाती है। अब क्या किया जाएगा, वैक्सीन में क्या किया जाता है कि इस वायरस जो ये है एक्टिव वायरस, अब एक पैसिव वायरस में निष्क्रिय वायरस लिया जाता है, निष्क्रिय वायरस, और उसको क्या किया जाता है कि वैक्सीन के रूप में एक व्यक्ति में इंजेक्ट कर दिया जाता है। वैक्सीन के रूप में, जब वैक्सीन के रूप में इंजेक्ट किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स, तो वैक्सीन के रूप में इतना आसान नहीं होता वैक्सीन बनाना। वैक्सीन में क्या होता है, इसी वायरस के कुछ जो पैसिव मींस एक्टिव की जगह क्या किया जाता है, इसके कुछ ऐसे एंटीजेंस लिए जाते हैं जो इस व्यक्ति में प्रतिरक्षा को थोड़ा सा स्टिमुलेट कर सके। इसमें बीमारी नहीं होगी, लेकिन इसको शरीर को थोड़ा सा स्टिमुलेशन मिलेगा कि मेरे अंदर कोई बाहर का, ये वायरस में इतना पावर नहीं रहता अब वैक्सीन के रूप में कि इसको पूरी तरह बीमार कर सके, लेकिन इसका जो प्रतिरक्षा है वो स्टिमुलेट हो जाएगा और इसके शरीर में क्या बनेगी, एंटीबॉडी। तो वैक्सीन में क्या होता है, एंटीबॉडी बन जाती है पहले ही। अब क्या होगा, अगर सही में एक्टिव वाला वायरस कभी इसको इन्फेक्ट करता है तो पहले से इसके शरीर में एंटीबॉडी रहेगी उस वायरस से संबंधित, तो ये व्यक्ति बच जाएगा। तो यही कहा गया कि अब वैक्सीन जो बनाया जाएगा, ये वैक्सीन बनकर तैयार होगी माय डियर फ्रेंड्स, लगभग 15 अगस्त तक आएगी। और आईसीएमआर ने ये कहा है कि वर्ल्ड लेवल के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो किया जाएगा। वर्ल्ड लेवल पर जितने नॉर्म्स बनाए गए हैं, जितनी उसकी वैल्यू रहती है किसी वैक्सीन की, वर्ल्ड लेवल की जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है उनको सबको फॉलो करके ये मेडिसिन बनाई जाएगी। एंड एक हमारा जो गलवान वैली है वहां की बात कि हमने वापस तेजी से एलएसी के आसपास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो यहां समझना माय डियर फ्रेंड्स, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हम क्या कर रहे हैं, तेजी से हमने एक डिवीजन और बढ़ा दी है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहां पर कहां है, तो समझना माय डियर फ्रेंड्स कि अगर आप पूरा देखोगे कि ये पूरा इंडिया था, किसी समय ये पूरा इंडिया था माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर क्या हुआ कि ये जो एरिया था, यहां पर ये जो एरिया है, ये एरिया है पीओके, ये जो पूरा एरिया है ये है पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसको पाकिस्तान ने आजादी के बाद से इंडिया से छीन लिया था, पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। यहां पर ये जो एरिया है ये है अक्साई चीन, इससे 1962 के वार में छीन लिया गया था, इससे 1962 के वार में छीन लिया गया था, किसके द्वारा, चाइना के द्वारा। तो यहां पर अधिकार है चाइना का, और ये किसका पार्ट था, हमारे इंडिया का पार्ट था, लद्दाख का। और ये पीओके, ये जम्मू कश्मीर का पार्ट था किसी समय, इसे भी किसके द्वारा छीन लिया गया था, पाकिस्तान के द्वारा आजादी के आफ्टर 1947 के बाद। ये दोनों एरिया किसके द्वारा छीन लिए गए, एक पाकिस्तान के द्वारा, एक चाइना के द्वारा। चाइना ने क्या किया माय डियर फ्रेंड्स, चाइना ने चाल चली और यहां अक्साई जो चीन है इसमें सिंजियांग तिब्बत रोड बना डाला, और यहां पर पीओके में भी चाल चली और यहां पीओके में इसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना डाला। अब हुआ क्या था कि यहां तक इन दोनों के आसपास स्पेशली यहां पर जो है, यहां पर है सियाचिन ग्लेशियर, इसके ऊपर अधिकार किसका, इंडिया का। लेकिन ये सभी जो पूरा एरिया यहां पर पहाड़ होने के कारण यहां पर क्या एक्टिविटी चल रही है हमको नहीं दिखती थी, और ना ही यहां पर कोई एक्टिविटी दिखती थी। लेकिन जब से क्या हुआ है कि जो सियाचिन ग्लेशियर है यहां पर, जब से हमें हमारी जो स्थिति आर्मी की वो किस कारण अच्छी होगी, क्योंकि यहां से एक रोड है दौलतबाग ओल्डी रोड जो बनी है, उसके कारण क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स, अब यहां पर आर्मी आसानी पहुंच सकती है। और यहां पर सियाचिन ग्लेशियर पर पहुंचने के कारण क्या हो गया, अब हमारी स्थिति चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी निगरानी रख सकती है, और ये सिंजियांग तिब्बत रोड है वहां पर भी। तो इन दोनों रोड को लेकर जो चाइना की एक स्थिति मजबूत थी, जिसके कारण चाइना क्या चाहता था कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से वो क्या करना चाहता था कि जितना भी देश है माय डियर फ्रेंड्स, जितना भी एरिया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहां से पीओके से निकला, और यहां से चाइना पाकिस्तान सिंजियांग जो उसका एरिया है वहां से निकलते हुए कहां चला गया, यहां पर अरेबियन सी में ग्वादर पोर्ट। इससे क्या है, उसका मध्य एशिया, यूरोप के देश, अफ्रीका, वहां पर व्यापार तेजी से होगा, इसलिए इसने डायरेक्टली पीओके से होते हुए इंडिया का जो विरोध था उसको विरोध को दरकिनार करते हुए इसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निकाल दिया। और यहां से यूपीएससी 2018 में मेंस में क्वेश्चन भी था माय डियर फ्रेंड्स, क्या पूछा गया कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का बड़ा भाग है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का बड़ा भाग है। क्यों इंडिया इससे विरोध करता है और क्यों इंडिया इससे दूरी बनाए हुए रखा है, इसके इंडिया के जो कंसर्न है, जो मुद्दे हैं वो कौन कौन से हैं, और इंडिया इससे बचने के लिए क्या क्या करे। तो ये सब क्वेश्चन था यूपीएससी 2018 में डायरेक्टली। और अगर हम बात करें कि इंडिया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध क्यों करता है, तो ये पीओके से निकलती है। पहला,
दूसरा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से क्यों दूर रहता है इंडिया? क्योंकि डेट ट्रैप पॉलिसी मींस किसी देश में चाइना बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है और वहां उसको उधारियां करके बाद में ऋण जाल में फंसा लेता है और फिर मनमानी करता है वहां पर विदेशी नीति में, उस देश की विदेश नीति को प्रभावी करता है। सेकंड, वहां पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मींस कितना पैसा खर्च किया जाएगा, कैसे कैसे खर्च किया जाएगा, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। साथ में इक्वलिटी, इक्वलिटी मींस दोनों देशों के बीच में क्या नहीं है, दोनों देशों के बीच में मतलब कोई भी देश जो शामिल होता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, उसमें इक्वलिटी नहीं है, चाइना ही दादागिरी करता है, चाइना का दबदबा है। सो ये सभी कंसर्न है जिसके कारण इंडिया उससे दूर है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, साथ में ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। यहां पर ये सभी हमने देखा था गलवान एरिया, और किस तरीके से इंडिया ने अपनी डिवीजन क्यों बढ़ाई है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हमने देखा कि 6 जून, 22 जून एंड 30 जून 3 बार हमारा जो आर्मी लेवल की जो बातचीत है चाइना के साथ, मिस कमांडर लेवल की बातचीत, वो हमारे साथ उनके साथ हो चुकी है, कमांडर लेवल की बातचीत। उसके बावजूद, और इसमें हमारे लेफ्टिनेंट जो जनरल है उनके द्वारा बातचीत की गई थी 5-6 जून को, और ये कहा गया था कि जो एलओसी है, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मींस, अगर आप यहां डायग्राम में देखोगे माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो इस लाइन एक्चुअल कंट्रोल में कुछ पार्ट क्या होता है, जो एलएसी है, एलएसी किसे कहते हैं, ओवरलैपिंग पार्ट है, दोनों देशों के बीच में ओवरलैपिंग पार्ट है। तो यहां कोई नहीं आ सकता, यहां केवल पेट्रोलिंग की जा सकती है, मींस गश्त की जा सकती है, जो चाइना की तरफ पेट्रोलिंग पार्ट है जो एलएसी का, वहां पर गश्त की जा सकती है। लेकिन चाइना ने क्या किया, यहां पर तंबू गाड़ लिए हैं, बंकर बना लिए, तंबू बना लिए हैं सेमी। इसीलिए इंडिया का कहना है कि जहां पर पहले स्थिति थी वहां पर वापस लौटना पड़ेगा, और ऐसा नहीं हो रहा। दोनों चाइना यहां पर तेजी से अपनी आर्मी बढ़ा रहा है, तो इंडिया भी अपनी डिविजन्स को बढ़ा रहा है। अगर हम यहां देखें माय डियर फ्रेंड्स, तो 9 जून को 6 जून के बाद ये हुआ था कि कम होगी संख्या, लेकिन यहां 9 जून को 6 जून के बाद 9 जून को इतनी संख्या थी, बाद में 16 जून को और ज्यादा बढ़ा दी गई संख्या चाइना के द्वारा। यहां पर 9 जून को कोई एक्टिविटी नहीं थी गलवान घाटी में, लेकिन यहां पर फिर ट्रक वगैरह काफी मात्रा में चाइना के द्वारा लाया गया, जो सैटेलाइट इमेजेस में दिख रहा है। यहां पर पानी था, पानी को सुखा दिया, यहां पर पानी नहीं था, यहां पर पानी ला दिया, मींस चेंज किया जा रहा है स्थिति को, आगे हम यहां पर देखें माय डियर फ्रेंड्स, तो ये सभी हमने क्या किया है, एक दौलत बेग ओल्डी रोड, दरबुक सियोग दौलत बेग ओल्डी रोड हमने कहां से बना लिया है, सियोग जो रिवर है, सियोग रिवर के पास जाते हुए हम कहां पहुंच गए, इस रोड के थ्रू हम कहां पहुंच गए माय डियर फ्रेंड्स, दौलत बेग ओल्डी में। यहां पर है दौलत बेग ओल्डी, यहां दौलत बाग ओल्डी, हम यहां पर पास होते हुए हम ले तक पहुंच गए। ये जो सड़क मार्ग है दौलत बेग ओल्डी, इसका तेजी से विकास किया जा रहा है इंडिया के द्वारा, ताकि हम काराकोरम दर्रे से पास हो सके और सियाचिन ग्लेशियर के पास में हम अपनी पहुंच जो है उसको आसानी से ज्यादा अच्छा कर सके। साथ में एलएसी के पास में कोई भी सामान ले जाना रहे तो दौलत बाग ओल्डी रोड हमें क्या प्रोवाइड करता है, आने जाने का रास्ता आर्मी के लिए। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम देखें तो प्रॉब्लम कहां हुई थी, ये आपको पता ही होगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में किया था कि गलवान घाटी, गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग एंड पेंगोंग सो लेक, तो इन तीनों जगह कहां, जो पूर्वी लद्दाख का पार्ट है, अगर लद्दाख को हम यहां देखें माय डियर फ्रेंड्स, लद्दाख को हम देखें तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो इस साइड में जो लद्दाख है वहां पर 3 जो एरिया है, और गलवान एरिया पर पूरी तरह चाइना ने अपना दावा किया कि गलवान घाटी मेरी है। और इसी के कारण क्या हुआ था माय डियर फ्रेंड्स, अगर 15 की रात को देखें, 15 जून की रात को क्या हुआ था कि यहां पर गलवान वैली में 15 की रात को क्या हुआ था, झड़प हुई थी, हिंसक झड़प, जिसके तहत क्या हुआ था माय डियर फ्रेंड्स, जिसके तहत यहां पर जो गलवान जो एलएसी है उसको क्रॉस करके गलवान एक रिवर आती है, गलवान रिवर जो काराकोरम रेंज से निकलती है, वो जहां से क्रॉस करती है एलएसी को, वहीं पर 15 की रात को क्या हो गई, झड़प हो गई। अगर आप यहां देखोगे काराकोरम रेंज, ये है काराकोरम रेंज, यहां पर माय डियर फ्रेंड्स काराकोरम रेंज है, तो यहां पर काराकोरम रेंज से निकलकर गलवान घाटी में ये गलवान घाटी जो एलएसी को पार करके आती है, यहीं पर 15 की रात को हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें हमारे 20 सोल्जर्स मारे गए थे। So these are the important points you should know about all these points related to today's news. So let's carry on my dear friends. Again हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो हमारे लिए आज न्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर डिस्कशन। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो ये सभी आपको आ गया होगा कि कोरोना वैक्सीन क्या होती है। लद्दाख में एक और डिवीजन स्थापित किया गया है, और WHO का जो मामला था वो पहले भी हमने डिस्कशन किया था कि WHO के लिए कहा गया कि जो कोरोना वायरस को रोकने के लिए है, चाइना का जो डाटा था उसको लेकर WHO है, वर्ल्ड ट्रेड
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कई तरह की यहां प्रॉब्लम्स आई थी, कई तरह की प्रॉब्लम्स आई है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, पेज नंबर 3। पेज नंबर 2 पर हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पेज नंबर 3 पर चलते हैं। यहां पर देखते हैं पेज नंबर 3। तो यहां पर पेज नंबर 3 पर हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं माय डियर फ्रेंड्स, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है। पेज नंबर 4 हमने कई बार यहां डिस्कशन किया, कोरोना की चुनौतियां, डेली एक पेज आता है, सो दैट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। अगेन चलते हैं पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 पे अभी हमने जस्ट डिस्कशन किया कि दौलत बेग ओल्डी को लेह से जोड़ने वाला जो मार्ग है इसी साल पूरा करना चाहते हैं पीएम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस मार्ग में जितना भी, यहां पर समझिए माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर क्या कहा जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि झारखंड के साथ ही यहां पर उड़ीसा, बिहार एंड एमपी, यहां से भी इसके लिए कामगार जुड़ाए जाएंगे और दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर देखो, अब आपको बिल्कुल एकदम समझ में आएगा, जब तक क्रिस्टल क्लियरिटी नहीं होगी आपको, तब तक आपका क्या नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स, न्यूज को लेकर उतना अच्छा नहीं लगेगा। अब यहां चलो, प्रधानमंत्री मोदी साहब क्या बोले कि दौलत बेग ओल्डी जितना हो सके, और 8 ब्रिज बना रहे हैं, सड़क का निर्माण पूरा जल्दी होने का निर्देश दिया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो दौलत बेग जल्दी इसी साल करवाना चाहते, तो क्या है पूरा मामला, यहां पर देखिए। प्रधानमंत्री का हाल ही में लेह और लद्दाख में दौरा हुआ था माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने जो परियोजना थी उनको तेजी लाने भी आना लगा जब वो गए हैं तब से। प्रधानमंत्री साहब ने जो सड़कें हैं, जो पुल हैं, 8 पुल, उनमें गति लाने के आदेश किसको दिया है, बीआरओ, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा, और इंजीनियर और श्रमिकों की संख्या भी बढ़ानी स्टार्ट कर दी है, श्रमिक बुला रहे हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन पूर्वी लद्दाख में जो एलएसी है, उसमें जो चीन का तनाव जारी है, उसका तनाव को जायजा लेने के लिए शुक्रवार को प्रधानमंत्री साहब गए थे वहां पर लेह में, और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो गतिविधियां चल रही है, निर्माण गतिविधियां जो इंफ्रास्ट्रक्चर की, उनका जायजा लिया और तेजी लाने की बात की। और साथ में जो प्रधानमंत्री साहब थे उन्होंने ये भी कहा कि जो 255 किलोमीटर की जो सड़क बन रही है, जिसका नाम दरबुक सियोग दौलत बेग ओल्डी रोड है, जो हमने अभी जस्ट देखा था, इसके मार्ग में 8 पुल बन रहे हैं, 8 पुलों का निर्माण इसी साल होगा। साथ में इन परियोजनाओं में संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसका फायदा क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, कि बीआरओ के एक अधिकारी के अनुसार बताया कि सड़क निर्माण से सेना का साजो सामान जितना भी है वो मात्र 6 घंटे में लेह से दौलत बेग ओल्डी तक पहुंच जाएगा। और फिलहाल एक बड़ा पुल हम तैयार कर चुके हैं, ये कहना है उनका। तो यहां पर केवल जो इंपॉर्टेंट क्या है कि लद्दाख में जो काम करने लायक मौसम केवल 4 माह रहता है, 1 माह का लॉकडाउन बीत गया, इसलिए श्रमिक और इंजीनियरिंग और जो मशीनरी उसको तादाद बढ़ाने और समुचित इस्तेमाल करने का यहां पर किया जा रहा है प्रयास। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है माय डियर फ्रेंड्स, कि यहां पर क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, यहां पर याद रखना, यहां पर सामोसा से सोसेरला तक बिछाई जा रही सड़क भी अहम। यहां पर काराकोरम हमने दर्रा देखा, काराकोरम रेंज, उसमें दर्रा है के पास दौलत बेग ओल्डी के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराएगी। मींस यह सड़क दौलत बेग ओल्डी के दक्षिण पश्चिम में है, और यहां ज्यादातर हिस्सा समुद्र तल से बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, और ये सड़क बीआरओ के हार्डनेस इंडेक्स 3 में आती। मींस यहां सड़क बनाना बहुत मुश्किल है माय डियर फ्रेंड्स। क्यों मुश्किल है मैं आपको बताऊंगा। तो काराकोरम दर्रा कहां है, उसके बगल में ये जो सामोसा से सोसेरला सड़क है वो कहां है, ये भी हम देखेंगे। यहां पर एलएसी के समानांतर है डीएस दरबुक सियोक दौलत बेग ओल्डी रोड। यह सड़क चीन की आंख का कांटा बनी हुई है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर्टिकुलर न्यूज को समझना माय डियर फ्रेंड्स, कि चाइना क्यों चिड़ा हुआ इस सड़क के कारण। इस मार्ग पर गलवान घाटी में पॉइंट 14 से जोड़ने वाला एक पुल भी सियोग दरिया पर बन चुका है, सियोग नदी पर बनाया है। यह सड़क एलएसी के समानांतर समुद्र तल से 13,000 की ऊंचाई पर चलती है, और इस सड़क का निर्माण 20 साल पहले से आरंभ किया हुआ था माय डियर फ्रेंड। 2014 में काम को फास्ट ट्रैक आधार पर किया जा रहा है। दौलत बेग ओल्डी को काराकोरम दर्रे का आधार भी माना जाता है। काराकोरम दर्रा ही चीन के जियांग इलाके में लद्दाख से अलग करता है। यहां पर जो इंपॉर्टेंट है कि दौलत बेग ओल्डी, वो हम अगर दोबारा देखें माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरा आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा है ये पूरा आर्टिकल। यहां पर और देख लेते हैं कि जो मेन जो है हमारे लिए, ये जो न्यूज है इसका हम डिस्कशन करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दौलत बेग ओल्डी। और इसी के साथ एक न्यूज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है दक्षिणी चीन सागर में ड्रैगन को अमेरिका चुनौती दे रहा है। इसको भी हम देखेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए माय डियर फ्रेंड्स, इसमें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या हमारे लिए यहां इंपॉर्टेंट है, दोनों न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। या तो वो दौलत बेग ओल्डी वाली बात हो, या फिर हमारे लिए यहां पर फिलीपींस वाली बात हो कि फिलीपींस ने चीन को कड़ी जवाबी
कार्रवाई की चेतावनी दी। तो ये पूरा मामला क्या है माय डियर फ्रेंड्स, पूरा मामला क्या है, फर्स्ट हम देखते हैं यहां पर दौलत बेग ओल्डी वाला मामला। तो यहां पर दौलत बेग ओल्डी में अभी जस्ट हमने डिस्कशन किया है कि दौलत बेग ओल्डी रोड है कहां, यह आपको पता लग रहा होगा माय डियर फ्रेंड्स। अब यहां पर न्यूज में हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर है दौलत बेग ओल्डी। तो दौलत बेग ओल्डी को अगर आप यहां समझोगे तो आपको समझ में इजीली आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप यहां समझ रहे होंगे तो यहां पर है ले यहां पर ले है, और यहां पर अगर हम थोड़ा सा चले तो यहां पर आपने ये भी देखा होगा यहां ले है, यहां पर ले, और यहां पर है कहीं दौलत बेग ओल्डी रोड, और यहां पर है काराकोरम रेंज, काराकोरम दर्रा, और यहां पर पूरा काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज। यहां ले से हमने सड़क बनाया है कहां तक, दौलत बेग ओल्डी जो यहां पर स्थान है। अगर यहां मैप में आप समझ रहे होंगे तो यहां दिख रहा होगा आपको दौलत बेग ओल्डी हमने कहां से, यहां पर ले है, ले से हमने दौलत बेग ओल्डी तक रोड बनाया है। और अगर आप यहां पर इसमें देखोगे इस पर्टिकुलर इस इमेज में, तो यहां पर सियोक रिवर के आसपास ही जा रहा है, सियोक रिवर के पास दौलत बेग ओल्डी। इसका नाम इसीलिए है दरबुक सियोक दौलत बेग ओल्डी। दरबुक पहले एक रीजन आता है एक पूर्वी लद्दाख में, फिर सियोक रिवर का नाम लेते हैं, और फिर जहां तक लास्ट एंड फाइनल तक जब रोड पहुंचता है तो उसका नाम है दौलत बेग ओल्डी वो स्थान। तो दरबुक एक स्थान है, सियोक रिवर का नाम है, एंड दौलत बेग ओल्डी जो लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है इस सड़क का, उसके नाम से पूरी सड़क का नाम है दरबुक सियोक दौलत बेग ओल्डी रोड। और इसी को सियोक रिवर के बगल बगल में है, इसको तेजी से निर्माण कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इसका निर्माण कार्य होने से क्या होगा फायदा माय डियर फ्रेंड, जब यहां दरबुक सियोक दौलत बेग ओल्डी रोड यहां से बन जाएगी तो एलएसी के पास हमारा जो आवागमन है आर्मी का वो तेजी से हो जाएगा, और हम यहां पर काराकोरम दर्रा, यहां तक हम बहुत तेजी से पहुंच सकते हैं, यहां बहुत तेजी से पहुंच सकते हैं। और इसी के पास यहां पर जो सड़क था उसकी भी सड़क जो थी जो नाम लिया गया था उसका भी यहां पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। अब जो सड़क निर्माण में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है माय डियर फ्रेंड्स, जो पहाड़ है, पहाड़ वो है इस तरह से खड़े हैं, और दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम है पहाड़ जो है उनमें लैंडस्लाइडिंग बहुत ज्यादा होती है। तो पहाड़ों को एक तरफ से काट के ऐसे सड़क बनाई जाती है, कभी भी यहां ऊपर से लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, इसलिए बहुत अच्छे से यहां काम करना पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए सड़क निर्माण में अब यहां एक तरफ से हटाया जाता है पहाड़ के, और यहां एक तरफ ऊपर पहाड़ रहता है, और इसीलिए यहां पर काटकर सड़कें बनाना बहुत भारी है। सो ये काम चलाया जा रहा है तेजी से। अब हम जो नेक्स्ट न्यूज थी हमारी उसी में वो देखते हैं कि जो माय डियर फ्रेंड्स साउथ चाइना सी है उसमें हाल ही में क्या हुआ, 1 जुलाई से, अगर न्यूज पढ़ोगे आप तो 1 जुलाई से क्या हुआ, साउथ चाइना सी में चाइना ने अपना नेवी का एक यहां पर युद्धाभ्यास स्टार्ट किया। तो क्या हुआ, इसी बात को थोड़ा सा लेकर यूएसए ने चाइना को चिढ़ाने के लिए क्या किया, दो अपनी परिवहन जो नौवहन है मीन जो उसके एयरक्राफ्ट है दो, उनको यहां पर भेज दिया है। तो वो भी यहां युद्धाभ्यास करेंगे कहां पर, साउथ चाइना सी में। इससे चाइना चिढ़ा हुआ भी है, और साथ में यहां पर है फिलीपींस, यहां पर वियतनाम, वियतनाम का ये जो एरिया है पारासल आइलैंड, उस पर अधिकार कर रखा है कौन, किसने, चाइना ने, वो अपना दावा बताता है चाइना। और साथ में ही फिलीपींस का जो एरिया है उसके ऊपर भी दावा बताता है कौन, चाइना। जो यहां पर मेन प्रॉब्लम है वो क्या है माय डियर फ्रेंड्स, तो समझना, चाइना दावा करता है कि जो ये एरिया है यहां पर 9 डैश लाइन के आधार पर, इसको बोलते हैं 9 डैश लाइन, 9 डैश लाइन, 9 लाइंस बना रखी है ऐसे चाइना ने, और ऐसे बताता है कि जहां जहां 9 डैश लाइन आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड यहां पर 9, तो जहां जहां 9 डैश लाइन आ रही है साउथ चाइना में उतना भाग मेरा है। लेकिन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी मीन संयुक्त राष्ट्र का समुद्र पर समझौता हो रखा है, एक 1982 में एक समझौता हुआ था, उसके अनुसार कोई भी जो देश है, कोई भी देश को उसकी भूमि से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक, 200 नॉटिकल माइल्स तक माय डियर फ्रेंड्स, 1 नॉटिकल माइल्स लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास होता है, तो उतने किलोमीटर तक दूरी जो रहेगी उस पर उस देश का अधिकार रहेगा, उस देश का अधिकार रहेगा समुद्र पर, और वो उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रहेगा, मींस वहां पर वो वाणिज्यिक जितनी भी एक्टिविटी वो करेगा। तो इस आधार पर अगर हम वियतनाम की बाउंड्री यहां माने, वियतनाम की बाउंड्री यहां पर माने, तो ये 200 नॉटिकल माइल यहां तक होता है माय डियर फ्रेंड्स, तो यहां तक किसका अधिकार है, वियतनाम का। उसी तरह अगर फिलीपींस यहां पर है तो फिलीपींस का अधिकार मानेंगे हम यहां तक, फिलीपींस का अधिकार मानेंगे यहां तक। और ये साउथ चाइना जो है ये एशियन देश है। मैं धीरे धीरे मैपिंग की क्लास स्टार्ट करूंगा मंडे से हम मैपिंग की क्लास स्टार्ट करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, मंडे से मैपिंग की क्लास स्टार्ट करेंगे जो मैं अपलोड करूंगा आपके लिए। नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, कौन कौन सी वहां नदियां हैं,
कौन से देश है, कौन से पहाड़ है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कौन से खनिज वहां मिलते हैं, किस एरिया में मिलते हैं, वो सभी आपको इस तरीके से मैं बताऊंगा कि बहुत इजी लगेगा। तो यहां समझना, वियतनाम का जितना एरिया यहां तक होना चाहिए, जबकि चाइना बोलता है कि इतना एरिया मेरा अंदर का पूरा एरिया ये मेरा है 9 डैश लाइन का। तो ये जो इतना बाउंड्री है जिस पर क्लेम करता है कौन, वियतनाम अपना, तो ये जो एरिया है डिस्प्यूट का एरिया हो गया। ये जो बगल का जितना भी एरिया है ये डिस्प्यूट का एरिया हो गया। इसको समझना माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट आई एम सेइंग टू यू, आई थिंक आप इसको समझोगे, आप इसको समझोगे कि जो इतना पार्ट है उस पर किसी देश का अधिकार नहीं है, इसको इतना चाइना ले सकता है। लेकिन चाइना को तो पूरा पेट भरना है, चाइना तो पूरा इतना क्लेम कर रहा है, जबकि इतना भाग तो हर देश का क्या है। जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ब्लू लाइन सभी देशों के बगल में, ब्लू लाइन जो आपको दिख रही है माय डियर फ्रेंड्स, ब्लू लाइन, वहां तक तो यहां पर ब्लू लाइन तक वियतनाम का अधिकार है। फिर यहां पर मलेशिया आ जाता है इतना, और यहां पर फिर मलेशिया इतना आ जाता है, फिर ब्रुनेई आ जाता है यहां तक, फिर फिलीपींस आ जाता है इतना। तो इतना पार्ट चाइना का नहीं हो सकता, लेकिन चाइना यहां पर अपना दावा करती है। इसीलिए यहां पर जो पारासल द्वीप है ये डिस्प्यूट का मामला है, और स्पार्टली द्वीप ये दोनों डिस्प्यूट का मामला है। अगर आप किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हो, डायरेक्टली यूपीएससी डायरेक्टली आपकी स्टेट पीसीएस में पूछ लिया जाएगा कि पारासल और स्पार्टली द्वीप कहां से संबंधित है, किस पर्टिकुलर समुद्र से संबंधित है, ओशियन से संबंधित है, सी से संबंधित है। तो ये साउथ चाइना सी मींस जो दक्षिण चीन सागर है वहां से संबंधित है दोनों। और क्यों पूरा मामला ये सुखरियों में बना हुआ है ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। और इसीलिए फिलीपींस ने चेतावनी दी चाइना को कि चाइना अगर इस पर्टिकुलर साउथ चाइना सी में इस तरह की एक्टिविटीज करेगा, युद्धाभ्यास करेगा और अपना दावा ठोकेगा, तो कहीं ना कहीं जो संबंध है वो दोनों देशों के खराब होंगे। और इसी तरह अभी जब चाइना ने 5 दिन का 1 से लेकर 5 जुलाई तक का जो ये स्टार्ट किया है, उसी टाइम अमेरिका ने भी अपने यहाँ 2 एयरक्राफ्ट भेज दिए साउथ चाइना सी में, और वो भी युद्धाभ्यास करेंगे। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन माय डियर फ्रेंड्स। सो यू शुड फोकस ऑन दीज ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू साउथ चाइना इश्यू क्रिएटेड बाय चाइना, स्पेशली चाइना। और द क्लेम क्या है, 9 डैश लाइन। सो इसलिए आप इसको थोड़ा सा याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना। चलते हैं अब नेक्स्ट, चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वहां पर चलते हैं। तो साउथ चाइना सी आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करें माय कमेंट। केवल ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, केवल एक छोटा सा कमेंट कर दे सीसी मींस, अगर आपको न्यूज़पेपर सही से समझ में आता है तो एक कमेंट कर दे सीसी मींस क्रिस्टल क्लियर। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप सी लिख दे कंफ्यूजन। तो ये तो कम से कम आप कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, ये तो आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट आगे, यहां पर पेज नंबर 6 पर हमारे लिए किसी काम का नहीं है। सिर्फ इतना सा याद रखना कि लोग जो हिस्ट्री सीटर हैं वो अवैध हथियार रखते हैं, स्पेशली उत्तर प्रदेश में लगभग देश के आधे हथियार हैं जो अवैध रूप से जब्त किए जाते हैं। सो दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किस तरीके से अपराधियों का राजनीतिक संरक्षण होता है। तो यहां पर ये विकास दुबे का थोड़ा सा मामला आया है जिसके कारण सुखरियों में रहा है, इन्होंने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी है, उसके कारण ये थोड़ा सा मामला सुखरियों में बना हुआ है। एंड थोड़ा सा याद रखना कि यूपीएससी जो लोग यूपीपीसीएस है उसका साक्षात्कार 13 से होगा, 13 जुलाई से। तो अगर जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो थोड़ा सा याद रखना। चलिए चलते हैं पेज नंबर 7 बिजनेस। तो यहां पर चलते हैं अब हाल के वर्षों में। यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हाल के वर्षों में बदली नीति तो सुधरे हालात निर्यात के। तो ये क्या कहना चाह रहा है माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर क्या कहना चाह रहा है कि चीन से जो आयात है माय डियर फ्रेंड्स, चीन से जो आयात हमारा वो क्या हुआ है, कम हुआ है। आयात जब कम हुआ माय डियर फ्रेंड्स, तो आयात जब कम हुआ यहां पर तो क्या हुआ है, आयात कम होने से और निर्यात हमारा 40% बढ़ा है, उसके कारण जो व्यापार घाटा है वो कम हुआ है। तो व्यापार घाटा क्या है वो देखेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में ही देखेंगे कि और कौन कौन से मुद्दे हैं। अगर आप यहां देखोगे तो 2018-19 में और 2017-18 में तो पूरा मामला ही गड़बड़ था। 76 बिलियन डॉलर का आयात किया इंडिया ने चाइना से, और केवल 13 बिलियन डॉलर का क्या किया है, निर्यात। 2018-19 में हमने 70 बिलियन डॉलर का क्या किया है, आयात, और केवल $16 का हमने क्या किया, 16 बिलियन डॉलर का आयात निर्यात किया। अब धीरे धीरे आप देखो कि ये ग्राफ पहले बढ़ रहा था, अब ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स। कुल मिलाकर यहां पर जो इंडिया ने आक्रामक नीति अपनाई है, उसके कारण अब यहां पर तेजी से इसका जो व्यापार है वो कम हो रहा है चीन से।
सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर अगर हम देखें, थोड़ा सा आपको डायरेक्टली ये याद नहीं रखना है कि किसका किसका कितना व्यापार है, कितने रुपए का, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट हमें ये याद रखना कि हम चाइना से मंगवाते क्या क्या है इतना। तो इसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या कि चाइना से हम किसका इंपोर्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सामानों का सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, जिसकी कीमत लगभग 19 अरब डॉलर है। उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर मशीनरी, जितने भी हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उनके लिए मशीनें वहीं से मंगवाते हैं चाइना से। ऑर्गेनिक केमिकल, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर, आयरन स्टील, मेडिकल, व्हीकल के पार्ट्स, आयरन स्टील और कई तरह के और केमिकल प्रोडक्ट्स, ये सभी हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए जब भी आपको अगर एग्जाम में लिखना रहे तो ये सभी बातें लिख सकते हैं। तो आप क्या कहोगे कि अगर आपको थोड़ा भी पता है कि प्लास्टिक, फर्टिलाइजर, आयरन स्टील, तो दो चार का नाम लिखो, इन इंडस्ट्री को हमें डेवलप करना चाहिए ताकि चाइना के ऊपर हमारा जो एक तरह से डिपेंडेंसी है वो क्या हो, कम हो। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपको इनको सबको थोड़ा सा याद रखना है। जब तक आप इन सब चीजों को लिखोगे नहीं एग्जाम में, तब तक एग्जामिनर आपका आंसर में ऑथेंटिसिटी नहीं आएगी और एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स नहीं देगा। तो ये सभी पॉइंट्स है माय डियर फ्रेंड्स। अब यहां समझते हैं, यहां पर भारी तनातनी चल रही है, वो हम सब जानते हैं एलएसी के ऊपर, और पहली बार भारत ने चीनी वस्तुओं पर आयात और उपयोग पर लगाम लगाने का गंभीरता से विचार किया है कि किस तरीके से हम द्विपक्षीय जो व्यापार घाटा है, द्विपक्षीय जो व्यापार घाटा है उसको कैसे कम करें माय डियर फ्रेंड्स। तो द्विपक्षीय व्यापार घाटा क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि व्यापार घाटा क्या होता है। व्यापार घाटा क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, जब हम किसी भी देश से वहां की वस्तुओं का ज्यादा इंपोर्ट करें हमारे एक्सपोर्ट की तुलना में, तो उसके कारण जो घाटा होता है उसे हम बोलते हैं व्यापार घाटा, व्यापार घाटा। और इसीलिए अब हमने क्या किया है कि लगातार अब क्या हुआ, चाइना की जो हिस्सेदारी है वो लगातार घटी है और इंडिया का व्यापार घाटा भी अब धीरे धीरे कम हुआ है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर अब देखोगे आप तो पिछले 6 साल में चीन से जो आयात हुआ वो 10% बढ़ा है, जबकि हमारा निर्यात 40% बढ़ गया है। तो कुल मिलाकर हम अब तेजी से निर्यात कर रहे हैं वहां पर। अगर आप देखोगे माय डियर फ्रेंड्स, तो 2014 में भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसका मूल्य जो था वो 1.90 था, जो बढ़कर अब कितना हो गया 4.5। मींस कहीं ना कहीं हम पहले की बजाय अब वहां से इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी कम मंगा रहे हैं। अगर मोबाइल फोन की बात करें तो मोबाइल फोन बनाने वाली 10 से अधिक कम कंपनियां 6 साल में पहले भारत में उत्पादन कर रही थी, अब लगभग 200 कंपनियां हो गई माय डियर फ्रेंड्स। तो कुल मिलाकर जो इलेक्ट्रॉनिक सामान हम चाइना से इंपोर्ट करते थे वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हम कम कर सकते हैं, बाहर की जो कंपनियां उनको इंडिया में स्टेबलाइज करें, हम क्या करें, खुद ही हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी कंपनियां उनको लगाएं ताकि हम कम से कम वहां से इंपोर्ट करें। साथ में इंडिया क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक के आइटम ज्यादा मंगवाता है माय डियर फ्रेंड्स। साथ में अब क्या हुआ है कि हमने नीतिगत फैसले लिए हैं, पॉलिसी बेस्ड डिसीजंस लिए हैं, एंड मैन्युफैक्चरिंग को लेकर हमने अब क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए अब आप देखोगे तो अब व्यापार में क्या हो रहा है, कमी हो रही है किसकी, चाइना की। और विदेशी व्यापार के अनुसार क्या है कि सरकार ने चीन के व्यापार घाटा को कम करने के लिए जो हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ाने के लिए के तरफ भी शुरुआत कर दी है। दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। अब यहां पर एक और जो इंपॉर्टेंट है कि व्यापार घाटा क्या होता है, ये हमारे लिए आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट, कि मैंने पहले भी बताया कि अगर हम बाहर से जो सामान मंगवा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, अगर हम बाहर से ज्यादा सामान इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके कारण क्या हो रहा है, व्यापार घाटा। साथ में अब क्या हुआ कि इंडिया का सबसे जो इंपॉर्टेंट कि हमारा व्यापार घाटा कैसे कम हो, उसके लिए हमने चाइना पर दबाव डालना स्टार्ट किया कि चाइना आप हमारे यहाँ इतनी वस्तुएं भेजते हो, हमारा मार्केट पर आप पूरा कैप्चर कर चुके हो, जबकि हम जब आपके वहां वस्तुएं भेजते हो तो आप कई तरह के वहां पर उत्पाद शुल्क लगा देते हो। इसीलिए अब क्या हुआ कि व्यापार घाटा कम करने के लिए भारत द्वारा दबाव डाला गया चाइना पर, और इसीलिए चाइना ने अपने कृषि उत्पाद और फार्मा सेक्टर भारत के लिए खोलने पर सहमत हुआ है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर 2 वर्षों में चीन के साथ घाटे में कमी आई है, लेकिन हांगकांग के साथ जो भारत का व्यापार घाटा है वो 400 करोड़ डॉलर यानी करीब ये अगर हम इसकी बात करें तो 2800 करोड़ डॉलर का हो गया। मींस यहां पर भी हमारे थोड़ा बढ़ रहा है। सो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉलिसी हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट है कि आने वाले समय में हमने क्या किया है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी बनाई है, विदेशी निवेश और टैक्स ड्यूटी की नीति में जो बदलाव किए गए उसका असर अब दिख रहा है। अब लंबी अवधि को ध्यान में रखकर हम क्या कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस,
जीएसटी हमने लाया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग अब लगभग 63 हो गई है, जबकि पिछले साल 77 से, और किसी वर्ष 2-3 साल पहले 130वें नंबर पे थे हम। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तेजी से सुधार हो रहा है। ये हमारी रैंक 2019 की है, सो दैट्स वेरी नाइस। जीएसटी हम लेकर आए, बैंक्रप्सी कोड हम लेकर आए, जो बीसी है, बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी 2016। इसमें क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स कि अगर कोई बैंक का पैसा खा जाती है कोई कंपनी, तो बैंक का पैसा वापस चुकाने के लिए उसकी संपत्ति बेच दी जाएगी ताकि किसी को घाटा ना हो। तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सभी आप याद रखोगे माय डियर फ्रेंड्स। एंड जो मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या है, अब मैन्युफैक्चरिंग में टक्कर देने के लिए सरकार अहम फैसले करने जा रही है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग की लागत कैसे घटे। हमारी वस्तुएं महंगी रहती है, इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में कंपीट नहीं कर पाती और वो पिछड़ जाती है। चाइना का माल सस्ता रहता है इंटरनेशनल मार्केट में, इसलिए उसको पहले खरीदा जाता है। तो हमने क्या किया है, मैन्युफैक्चरिंग की जो लागत उसको कैसे घटाएं और प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए हमने 6 क्षेत्र में बदलाव करने जा रहे हैं। उसमें क्या है, जमीन, हम जमीन को आसानी से खरीद सकें इसके लिए लैंड बैंक बना रहे हैं। बिजली आसानी से मिल जाए। लॉजिस्टिक मींस जो माल भाड़ा है वो सस्ता हो। क्लस्टर का डेवलपमेंट करेंगे कि आसपास के जो क्षेत्र हैं जो पर्टिकुलर एक ही काम करेंगे उनके लिए इंडस्ट्रियल पार्क और एफडीआई और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन सभी को शामिल किया गया है। सो इन आधार पर हमारा देश वो क्या बन सके, आत्मनिर्भर बन सके माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी हम काम कर रहे हैं। तो आप सभी को ये समझ में आया होगा कि व्यापार घाटा क्या क्या होता है, कि अगर कोई देश किसी दूसरे देश से जो वस्तुएं हैं अगर उनका इंपोर्ट ज्यादा करता है एक्सपोर्ट की तुलना में, तो जितना ज्यादा इंपोर्ट करता है जितने पैसे के मूल्य में, वो क्या है उसका व्यापार घाटा, वो उतना क्या है उसका व्यापार घाटा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनका हमने यहां पर डिस्कशन किया माय डियर फ्रेंड्स, केवल इतना ही हमारे काम का था। अब चलते हैं पेज नंबर 8। जरूरी है चीन को जवाब देना, जरूरी है चीन को जवाब देना। यहां पर अपराधी है पुलिस, ये सभी कानपुर का जो मामला था विकास दुबे का, उससे संबंधित हमने न्यूज का डिस्कशन कर लिया है लगभग। यहां पर सिर्फ इतना से याद रखना कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण ना मिले और एक अच्छे कानून हो, उनको कानून के शिकंजे में रखा जाए इसलिए। और अवेयरनेस, लोकल अवेयरनेस बहुत अच्छा रहना चाहिए कि कौन कहां पर है अपराधी, उसको पकड़ा जाना चाहिए। इसलिए अब है जरूरी है चीन को जवाब देना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर माय डियर फ्रेंड्स पूरे अगर आर्टिकल की बात करें चीन को क्या जवाब देना जरूरी है, तो यहां पूरे आर्टिकल की अगर बात करूं मैं, तो आपको क्या समझना है वो यहां इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गलवान घाटी, आपको मैंने बता दिया कि गलवान घाटी कहां है, वहां पर क्या प्रॉब्लम चल रही है, यू नो वेरी वेल। चाइना को लेकर गवर्नमेंट ने यही कहा था, जो प्रधानमंत्री साहब ने, कि विस्तारवादी की नीति, जिस तरह से जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले विस्तारवादी की नीति अपनाई थी हिटलर ने, उसके कारण वर्ल्ड वॉर हुआ, तो इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है कि विस्तारवादी की नीति अच्छी नहीं है। अब जो हमारे लिए यहां इंपॉर्टेंट है कि आखिर भारत चीन की आर्थिक चंगुल में फंसा क्यों, लेकिन यह समझने की जरूरत है कि जब चीनी कंपनियां सस्ता माल उपलब्ध कराएगी तो कोई भी देश उसे खरीदने के लिए लायक होगा। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है, चीन का माल सस्ता था, इसलिए हमने क्या किया, आज भी चीन के सस्ते कच्चे माल और उत्पाद जो हैं उनकी स्थिति भारत की है, वहीं दुनिया में अन्य देशों की भी स्थिति है, क्योंकि चीन का माल सस्ता इसलिए बाहर के देश उसको ज्यादा खरीदते हैं। चीन सस्ते उत्पाद उपलब्ध कराने में इसलिए सफल रहा क्योंकि बीते चार दशकों में इसने न केवल एक अभियान छेड़ा बल्कि अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर निर्यात को आकर्षक भी बनाया, और इसके चलते ही वह दुनिया का कारखाना बन गया। ये क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, मुद्रा का अवमूल्यन, और क्या उसके कारण व्यापार बढ़ता है, किसी देश का निर्यात बढ़ता है। यही पॉइंट है एक पूरे आर्टिकल में जो आपके समझने लायक है। और बाकी तो आप समझ जाओगे कि 1962 का युद्ध हुआ, बाकी आप समझ जाओगे दोस्ताना संबंध थे, उससे पहले दोस्ताना संबंध थे, दोनों यारी थे, दोनों के बीच में हिंदू चीनी भाई, ये सभी नारा लगता था। तो ये सभी पॉइंट्स तो आप अच्छे समझते हो माय डियर फ्रेंड्स। साथ में ये अरुणाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर को लेकर भी हमारी बदनीयती इसकी, साथ में जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का कब्जा वाला जो पार्ट है जम्मू कश्मीर में, उसमें गलियारी का निर्माण कर रहा है चाइना, पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके बारे में भी हम देखेंगे, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जब हम वर्ल्ड की न्यूज पढ़ेंगे, वर्ल्ड ऑर्डर की न्यूज पढ़ेंगे, तो उसमें जो वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान सर, कहां के, पाकिस्तान के, उनने भी ये कहा है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो काम चल रहा है वो किसी भी हालात में नहीं रुकेगा। सो दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट, तो उसको भी देखेंगे कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, हाँ एक मैं आपको बता देता हूं कि एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट, एज ए डिप्लोमेटिक कंसर्न, आप
कोई भी हो, किसी भी देश का, चाहे हमारा कितना भी दुश्मन हो, तो एक रेस्पेक्ट तो आपका हमेशा बनता है। तो अगर इमरान खान सर आप बोलते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने देखा होगा माय डियर फ्रेंड्स, एज ए डिप्लोमेटिक आपको उस तरीके से बिहेव करना पड़ता है। तो आपको एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर सोचना है कि कोई भी हो, चाहे कितना भी गलत काम कर रहा हो, उसको जिस तरीके से बोलना पड़ता है इंटरनेशनल लेवल पर, तो उस तरह से आपको बोलना पड़ता है। तो ये अभी से आप आदत डाल लेना। आपको इंटरव्यू में वैसे बोलना पड़ेगा कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने ये कहा। आप डायरेक्टली नहीं कह सकते इमरान खान ने ये बोला पाकिस्तान की, नो नो, दैट्स नॉट द गुड वे। तो आपको एज अ डिप्लोमेटिक वे की आपको लैंग्वेज यूटिलाइज करनी है, जो अभी से आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। साथ में चीनी 59 जो ऐप है उन पर पाबंदी लगाई इंडिया ने, ये भी एक काम किया है। अब हमारा जो मेन काम था कि हम क्या क्या कर रहे हैं, वो सभी पॉइंट्स वही हैं चाइना को, कि इंडिया जो प्रधानमंत्री साहब ने उसने लेह का दौरा किया, साथ में और क्या क्या हुआ यहां पर कोविड-19 को लेकर जो महामारी फैलाई है उसको लेकर चाइना के ऊपर दबाव पड़ रहा था कि आपने फैलाई है, तो चाइना के ऊपर दबाव था। तो ध्यान खींचने के लिए कहीं ना कहीं इसने नया एक मुद्दा उठा दिया उसका, एलएसी का। उसके बाद व्यापार काटा, ये सब वही बातें हैं। मैन्युफैक्चरिंग, आत्मनिर्भर भारत जिसके बारे में पहले हम डिस्कशन किए थे कि आत्मनिर्भर भारत के तहत हमें क्या क्या किया जाना चाहिए, क्या क्या सुधार किया जाना चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सभी में रिफॉर्म्स किया जाना चाहिए, मैंने काफी बताया था। जो मेन एक इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, वो हम यहां पर देखेंगे कि आपको जब तक समझ में नहीं आएगा कि चाइना अपना मुद्रा का अवमूल्यन करता है, तो ये मुद्रा का अवमूल्यन का मतलब होता क्या है, और इससे किसी देश का एक्सपोर्ट कैसे बढ़ सकता है। तो देखना माय डियर फ्रेंड्स क्या है यहां पर पूरा मामला, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर समझना जो करेंसी है जिसको बोलते हैं मुद्रा करेंसी डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, मुद्रा अवमूल्यन। इसका मतलब क्या होता है, कोई देश क्या करता है माय डियर फ्रेंड्स, कि चाइना क्या करता है, चाइना अगर उसका एक युवान है, या हम कह सकते हैं कि एक युवान बराबर हमारा कितना रुपए हो रहा है, 10 रुपए। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर आप इसको जनरली बोलो तो $1 बराबर अगर हमारा रुपए है 100 रुपए, या अभी प्रेजेंट में जो 70 रुपए वही ले लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, नहीं तो आप नाराज हो जाओगे कि सर क्या बोल रहे हो, क्यों गलत बातें बोल रहे हो। तो यहां पर अगर $1 की बात करें तो यहां पर 70 रुपीज है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करे माय डियर फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करे कि इन 70 रुपए की जगह, इस 70 रुपए की जगह इंडिया गवर्नमेंट क्या करे कि मुद्रा का अवमूल्यन कर दे। मींस $1 के बराबर क्या हो जाए, $1 के बराबर अगर हमारा 140 रुपए हो जाए, 140 रुपए हो जाए। तो इसको समझना कैसे कि अब क्या होगा कि मान लीजिए एक वस्तु थी जो अमेरिका के मार्केट में गई, एक वस्तु थी जो यूएसए के मार्केट में गई, पहले क्या होता था कि इस वस्तु की कीमत 70 रुपए थी, 70 रुपए। तो जो अमेरिका को कोई व्यक्ति था उसके जेब में डॉलर थे, उसने $1 खरीदकर इस वस्तु को खरीद पाता था। अब क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स कि अगर इस वस्तु की कीमत 140 रुपए भी हो जाती है, मींस अगर कोई दूसरी वस्तु जिसकी कीमत 140 रुपए भी है, तो भी जो अमेरिकन है उसको केवल $1 ही खर्च करना पड़ेगा। $1 मींस अमेरिका वाले के लिए खुशखबरी है कि दूसरे की जो वस्तुएं हैं वो क्या हो रही है, ज्यादा सस्ती पड़ रही है, क्योंकि उसकी जो करेंसी है दूसरे देश की, वो करेंसी क्या हो रही है, उसके देश की करेंसी से कमजोर है। यहां पर कमजोर का मतलब क्या हो गया कि अमेरिका के डॉलर के मुकाबले जितनी किसी देश की कमजोर होगी क्या करेंसी, तो क्या होगा कि जब वो उस देश की, सामने वाले देश की जब क्या होगी वस्तुएं जब अमेरिका में जाएगी, तो अमेरिका का व्यक्ति अपने $1 से ज्यादा मात्रा में वस्तुएं खरीद पाएगा उस सामने वाले देश की। तो इससे फायदा किसका हो रहा है, इससे हो क्या रहा है कि हम जो परचेजिंग पावर है, जो खरीदने की जो कैपेसिटी है यूएसए वाले की, उसको बढ़ा रहे हैं। एक तरह से क्या हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स कि अगर चाइना अपनी करेंसी का डीवैल्यूएशन करता है, मींस मुद्रा का अवमूल्यन करता है, तो एक तरीके से वो दूसरे देशों के जो लोग हैं उनके परचेजिंग पावर को बढ़ा रहा है। मींस कहीं ना कहीं अब उनके जो, अगर हमारे पास $1 था तो $1 से अब क्या होगा, जब इसकी मूल्य गिर जाएगा तो इसकी वस्तु भी सस्ती हो जाएगी, तो हम $1 से ज्यादा वस्तु खरीद पाएंगे जब इसका मुद्रा का अवमूल्यन होगा। तो कुल मिलाकर ये चाइना क्या करेगा, जब ये ज्यादा वस्तु खरीद पाएंगे तो डिमांड भी ज्यादा करेंगे, तो चाइना का अपने आप क्या होगा, ज्यादा वस्तुएं एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि डिमांड कम ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि सस्ते मिल रही है लोगों को।
तो अपने वहां मार्केट में अगर इंडिया के मार्केट में इंडिया की वस्तुएं महंगी मिल रही है तो लोग उसको नहीं खरीद के चाइना की वस्तुओं को खरीदेंगे, तो उसको सस्ते मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मुद्रा का अवमूल्यन होने से किसी देश का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ता है, जबकि दूसरे देशों का इंपोर्ट बढ़ता है, और दूसरे देश के जो नागरिक हैं वो जो देश ने जिसने मुद्रा का अवमूल्यन किया है उसकी वस्तुओं पर ज्यादा खर्चा करते हैं। इसलिए ये समझना, इसलिए चाइना बार बार मुद्रा का अवमूल्यन करता रहता है। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको आप समझ गए होंगे माय डियर फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये मुद्रा का अवमूल्यन हो गया। आत्मनिर्भर भारत के बारे में मैंने बताया था कि आत्मनिर्भर भारत में हम जो भी हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट को हम कम करेंगे और एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। जो हमारी खुद की वस्तुएं हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करेंगे, ये हम करने जा रहे हैं। अब चलते हैं हमारे यहां आगे पेज नंबर 9 पर। यह हमारे लिए दिनकर के वामपंथियों को पुरानी चीड़ है। अगर कोई हिंदी साहित्य का व्यक्ति है तो इसको पढ़ सकता है, अदरवाइज हमारे लिए कोई काम का नहीं है, हमारे लिए कोई काम का नहीं है। यहां पर एमपी में कल भी हमने बात की थी कि एमपी में जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। 14 जो विधायक हैं वो बिना सदस्य बने, बिना चुनाव लड़े ही मंत्री बना दिए गए। अब जब चुनाव होगा तो मंत्री की हैसियत से वोट मांगने जाएंगे और लोगों को मोबिलाइज करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, गलत इंडिकेशन है, गलत हो रहा है हमारी डेमोक्रेसी में। अब चलते हैं नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है यहां पर वो क्या है माय डियर फ्रेंड्स, कि कनाडा का हमने देखा था, हांगकांग का हमने देख लिया था कि हांगकांग का क्या मामला है, वहां पर नेशनल सिक्योरिटी लॉ लागू किया जा रहा है। सो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, हर कीमत पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को पूरा करेगा पाकिस्तान। ये कह रहे हैं कौन, इमरान खान साहब है, कहां के, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा यह कहा गया कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसे हर कीमत में पूरा करेगी, जो लगभग $40 बिलियन की कीमत की क्या है योजना। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आप सभी को पता होगा माय डियर फ्रेंड्स कि BRI जो पाकिस्तान की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसका पार्ट है। और इसे अगर हम समझे माय डियर फ्रेंड्स, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसमें क्या किया जा रहा है कि अगर आप इसे समझोगे तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना की एक योजना है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसे बोलते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI। इसे इंग्लिश में याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और इसको वन बेल्ट वन रोड भी कहते हैं। ये 2013 में स्टार्ट की गई थी। इस योजना के तहत क्या है कि चाइना का जो ये एरिया है इसको रोड के द्वारा सभी देशों से, चाहे वो पूरा यूरोप हो, चाहे एशिया हो, या फिर अन्य जो देश है अफ्रीका के, उन सभी को जोड़ना है। और अन्य देशों को या तो वो जोड़ेगा सड़क के मार्ग से, ओवरलैंड, या फिर मैरीटाइम रूट मींस समुद्र के मार्ग से। तो ये जो ब्लू लाइन है ये पूरी रोड है, रोड का जाल बिछाएगा कौन, चाइना, अपनी जमीन से लगते हुए। और ये जो लाइन है सभी, ये है रूट है समुद्र का। तो समुद्र के तहत यहां पर ग्वादर पोर्ट बना लिया पाकिस्तान में, हमने देखा था। यहां से होते हुए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से होते, यहां से फारस की खाड़ी से होते हुए कहां पहुंच जाएगा, पूरा मध्य एशिया में। यहां से यहां जिबूती में इसने अपना एयरबेस बना लिया, यहां से होते हुए रेड सी से होते जितना भी मेडिटेरियन सी है, ये मेडिटेरियन सी, ये रेड सी, यहां से होते हुए कहां पहुंच जाएगा, यूरोप में। केन्या में पहुंच जाएगा, और केन्या से होते हुए कहां, पूरा यूरोप, पूरा यहां पर अफ्रीका, पूरा यूरोप। उसके बाद ये जो पूरा इसने बेल्ट बिछाया है यहां पर, उसके द्वारा पूरा साउथ चाइना, जो साउथ एशियन नेशंस हैं उनको भी अपने कब्जे में लेगा, मींस अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। ये क्या है, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, हम आपको अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है कि कहां पर कौन है, फारस की खाड़ी कहां पर है, फारस की खाड़ी कहां पर है, ये सभी में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन हम मैप स्टार्ट करने वाले कुछ ही दिनों में, 1-2 दिन में ही, तो आपको इजीली हो जाएगा, मैप को बहुत अच्छे से करेंगे। अब यहां आप समझिए, चाइना का ये है कासगर शहर, मिस सिंजियांग प्रांत जो है उसमें एक शहर है कासगर। तो इस कासगर शहर से लेकर चाइना जो पीओके से होते हुए क्या बना रहा है, एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहां बना रहा है, ग्वादर नाम का, चाइना पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट तक जोड़ रहा है, ग्वादर पोर्ट। तो इसको याद रखना, ये क्या है, ग्वादर पोर्ट, जो कहां पर स्थित है, अरब सागर में। तो ये याद रखना कि अरब सागर में ग्वादर पोर्ट बनाया है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्या है, कासगर शहर, जो चाइना का कासगर शहर है उसको, जो पाकिस्तान का अरब सागर में स्थित ग्वादर पोर्ट है उसको जोड़ेगा, और ये पीओके से गुजरता है, इसलिए इंडिया इसका विरोध करता है। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। एक व्यापार गाठा हमारा हो गया था, व्यापार गाठा हमने देख लिया था कि व्यापार गाठे में क्या होता है,
जब कोई देश बाहर की गुड्स मींस वस्तुएं इंपोर्ट अगर ज्यादा करता है एक्सपोर्ट की तुलना में, तो ये क्या होता है, व्यापार घाटा। सो दैट्स इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। अब अगेन चलते हैं हम आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यहां पर ये हो गया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब पेज नंबर 11 हमारे लिए किसी काम का नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, किसी काम का नहीं है। पेज नंबर 12 भी हमारे लिए किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। नो नीड टू वेस्ट योर टाइम इन अननेसेसरी न्यूज रीडिंग। ओके, तो ये आपको हमेशा याद रखना माय डियर फ्रेंड्स। पेज नंबर 13 स्पेक्ट्रम, मेवाड़ राजघराना, हमारे लिए ये आज आप पढ़ सकते हो, इसको पढ़कर छोड़ सकते हो, लेकिन हमें यूपीएससी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम इसे किसमें चर्चा करेंगे, हिस्ट्री वाले पार्ट में, तो यहां पर चलते हैं पेज नंबर 14। यहां पर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है, यहां पर एक है मंगलयान एंड एक है यहां पर डोली। तो डोली डायरेक्टली पूछ ली जा सकती है कभी भी, डोली डायरेक्टली कभी भी पूछी जा सकती है कि डोली पहला ऐसा जीव था जिसका क्लोन किया गया था, पहला ऐसा जीव था वयस्क डोली आज के दिन पैदा हुई थी स्कॉटलैंड का रोजेलिन इंस्टीट्यूट था, वहां पर पहली एक वयस्क कोशिका से बनाई हुई स्तनपायी थी, मींस पहला ऐसा मैमल था जिसने क्लोन को जन्म दिया था, जिसका नाम रखा गया था डोली, जिसका निधन भी हो गया था। इसको सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया था। ये क्या होती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा कि डोली बनी कैसे थी, वो हम देखेंगे। यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। यहां पर मंगलयान ने भेजी मंगल के सबसे बड़े चंद्रमा की तस्वीर। तो हमारे लिए चंद्रमा की तस्वीर भेजना इंपॉर्टेंट नहीं है। तस्वीर तो आप समझते हो कि आजकल लोग सेल्फी लेते रहते हैं और सेल्फी के चक्कर में कई बार दुर्घटना भी हो जाती है, तो ये एक तरह से सेल्फी ले रहा है, तो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हमारे लिए क्या है कि चंद्रयान जो अभियान था, मंगलयान फर्स्ट, इसको बोलते हैं मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो 2014 में छोड़ा गया था। एक हमारा था जो हमने छोड़ा है यहां पर चंद्रयान 2, लेकिन वो फेल हो गया, उसके बारे में भी देखेंगे। चंद्रयान 2, चंद्रयान फर्स्ट वो चंद्रमा पर था, ये है मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो चंद्रयान और मंगलयान में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। मंगलयान मंगल पे खोज करने के लिए गया था माय डियर फ्रेंड्स। तो केवल आपको याद रखना कि ये कौन सा मिशन था, मार्स ऑर्बिटर मिशन, मींस मंगलयान के चारों तरफ जो कक्षा है उसमें चक्कर लगाएगा, मींस यहां चंद्रमा पर लैंडिंग नहीं करेगा, तो केवल चक्कर लगाएगा, इसलिए इसे बोलते हैं मार्स मिस चंद्रमा, ऑर्बिटर मिस केवल ऑर्बिटर में चक्कर लगाएगा, और मिशन मिस मिशन। तो जब ऑर्बिटर का मतलब होता है कक्षा, जब कोई हम ऐसा अभियान करें जिसमें वहां उसकी सतह पर उतरने की बजाय केवल चक्कर लगाता रहेगा, तो उसे बोलते हैं हम मंगलयान पर मार्स ऑर्बिटर मिशन। और मंगलयान का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि इसने मंगलयान है उसने सबसे बड़ी जो खासियत रही कि वहां पर काफी अच्छी मात्रा में इसने तस्वीरें ली, साथ में ही वहां की जो संबंधित जो एनवायरमेंट है उन सभी का भी यहां पर क्या किया गया था, उन सभी का भी यहां पर पता लगाया गया। सो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि खनिजों के साथ साथ वायुमंडल की भी करता है जांच। तो वहां पर वायुमंडल में मीथेन मौजूद है या नहीं, इन सभी को देखेगा, कौन कौन से खनिज हैं। तो ये सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं लास्ट एंड फाइनल न्यूज, वो है डोली। तो डोली भेड़ थी सबसे पहली मैमल थी जिसको क्लोन के द्वारा बनाया गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, डोली बनी कैसी थी, अगर इसका एग्जांपल देखें तो यहां पर अगर देखें तो इसका अगर मान ले डोली, तो डोली जो थी वो भेड़ थी एक। माय डियर फ्रेंड्स यहां समझ लेना, थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं हम। तो यहां पर डोली की 3 मदर थी माय डियर फ्रेंड्स, 3 मदर थी। यहां पर देखना डोली जो थी भेड़, उसमें क्या हुआ, पहली जो इसकी मदर थी फर्स्ट, उसमें से क्या किया, यहां से एग लिया गया, अंडाणु, इसका एग लिया और इसके एग में जो केंद्रक था जहां पर जेनेटिक मटेरियल है उसको निकाल दिया, मींस से खाली हो गया। एक दूसरी जो थी मदर, वहां से इससे क्या लिया, इसके स्तन जो कोशिका है, स्तन कोशिका, उससे क्या लिया, स्तन कोशिका से इससे क्या लिया गया, एक न्यूक्लियस लिया गया और इस न्यूक्लियस को बाहर निकालकर इसमें ट्रांसप्लांट कर दिया गया। तो अब जो क्या है कि एग का बाहर का मटेरियल किसका, मदर का, जो जिस एक मदर का, दूसरा जो न्यूक्लियस है वो किसी दूसरी मदर का, स्तन कोशिका, एंड इन दोनों को बनाकर एक तीसरी मदर ली गई
जिसमें जिसमें डोली को क्या किया गया, जिसमें उसके पेट में प्रतिस्थापित कर दिया गया। जैसे आपने देखा होगा, अब इसको इसमें डाल दिया गया। मीन्स डोली की 3 माताएं थी, एक जो जन्म दी मीन्स जिसके पेट में उसको पाला गया, एक में जिसने केंद्रक दिया और एक में जिसने साइटोप्लाज्म दिया। ये बाहर जो होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, यहां पर होता है न्यूक्लियस। तो ये जो पूरी प्रक्रिया थी जिसमें 3 माताएं 1 2, जिसमें से एक में से हमने क्या लिया साइटोप्लाज्म, एक से हमने केंद्रक लिया और तीसरे में जिसने सैरोगेसी का काम किया, और इसके बाद इसका जन्म हुआ। मींस यहां पर हमने क्या किया कि जनरल जो प्रोसेस रहती है उसमें क्या होता है कि एक फीमेल रहती है, एक मेल रहता है, यहां से अंडाणु आता है, यहां से स्पर्म आता है और दोनों क्रॉस होते हैं, उसके बाद जाइगोट बनता है। तो इस पूरी प्रोसेस को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। हमने केवल एक ही सेल से अंडाणु लिया और उसी को चेंज करके हमने एक ही सेल से पूरा काम हो रहा है। मींस एक ही केवल अंडाणु ही काम आ रहा है यहां पर। तो ये जो पूरी प्रोसेस थी इसको बोलते हैं डोली क्लोन। क्लोन का मतलब क्या होता है कि जिसकी पूरी जो संरचना है वो अपनी माता के समान हो। अगर माय डियर फ्रेंड्स हमारे जो माता पिता रहते हैं वो जब क्रॉस करते हैं, मींस क्रॉस नहीं होता, यहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जो संतति आती है, जो संतति बनती है, उसमें आपने देखा होगा लक्षण अलग होते हैं क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर। लेकिन आपने देखा होगा कई प्लांट ऐसे रहते हैं जो प्लांट की एक टहनी हम लेते हैं, वो प्लांट वैसे के वैसे दिखता है क्योंकि वो होता है क्लोन, मींस उसमें जेनेटिक चेंज नहीं होता है। तो डोली जो थी वो अपनी माता से 100% समान थी, इसलिए उसको बोला गया क्लोन। कि जब कोई जीव पैदा होता है अपने माता पिता से 100% समान हो तो उसे बोलते हैं क्लोन, और ये होता है क्लोन। एंड यहां पर क्रॉसिंग के द्वारा जो होता है वो क्लोन नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर कुछ न कुछ असमानताएं आ जाती है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो डोली याद रखना कि पहला जीव था जिसको क्लोन के द्वारा बनाया गया। तो ये सभी इंपॉर्टेंट न्यूज थी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप सभी को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें माय डियर फ्रेंड्स, जिससे मुझे समझ में आता है कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। और अपने फ्रेंड्स को मैंने कहा था कि ये थोड़ा सा आप कर सकते हो व्हाट्सएप पर आप अपने व्हाट्सएप पर कम से कम 2-3 घंटे के लिए आप क्या कर सकते हो, ये जो चैनल है स्टडी विद पीएन शर्मा, या फिर किसी पर्टिकुलर वीडियो को न्यूज को आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा सकते हो और इतना सा कह सकते हो कि फॉर यूपीएससी स्टूडेंट एंड स्टेट पीसीएस स्टूडेंट यू कैन वॉच दिस एनालिसिस, दैनिक जागरण एनालिसिस। तो इतना सा आप कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। एंड अगेन आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं माय डियर फ्रेंड्स। शुभकामनाएं आप सभी के जीवन में उजाला आए और जो आपने सोच रखा है, जो आपकी गोल्स हैं वो सभी आपको जल्दी से मिले और हैप्पी लाइफ हो। थैंक यू वेरी मच।